यदि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो कानून वॉइड हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उस पर एक जुडिशियल रिव्यू आ सकता है, और ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात हो रही है या फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन को रोकने की बात हो रही है आर्टिकल 13 में। नमस्ते, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, जो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के सख्त खिलाफ है। अभी तक हमने आर्टिकल 12 को कंप्लीट किया था, अब देखते हैं आर्टिकल 13। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 ये पावर दी हुई है कि वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको इनवैलिड बोल सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है, डेरोगेटरी है, तो शैल बी वॉइड, तो वो कानून खत्म हो जाएगा। तो ये पावर देता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। इसीलिए जब भी सरकार कोई भी कानून बनाती है तो जो पक्ष उस कानून से नाराज होता है या ये सोचता है कि ये संविधान के हिसाब से नहीं किया जा सकता, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है। अगर आप सीरीज को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी कानून प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से बना है तब तो ठीक, लेकिन नहीं बना है तो कोई भी उसे चैलेंज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 के हिसाब से पावर है कि अगर वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, तो वो उस कानून को ख़त्म कर सकते हैं तभी के तभी। सो सुप्रीम कोर्ट क्या है? इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से पढ़ा था। अब कोई भी कानून मतलब कोई भी लॉ, यहाँ पे लॉ वर्ड को भी आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है। डिफाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके बहुत वाइडर स्कोप के बारे में बात की गई है कि उसके वाइडर कॉनोटेशंस क्या हो सकते हैं। तो लॉ में क्या क्या आता है? तो कोई भी कानून जो पार्लियामेंट बना रही है या स्टेट लेजिस्लेचर बनानी है वो इस लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 13 के अंदर आता है। तो पार्लियामेंट जो बनाएगी वो परमानेंट कानून बनाएगी, लेकिन टेम्परेरी कानून भी तो बनाए जा सकते हैं। कैसे? प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं, तो वो जो ऑर्डिनेंसेस पर प्रेसिडेंट इशू कर रहे हैं वो ऑर्डिनेंसेस भी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं आर्टिकल 13 में। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डिनेंसेस तो गवर्नर भी इशू कर सकते हैं, तो क्या वो भी आते हैं? यस, वो भी आते हैं लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 13 में। इसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन या स्टैट्यूटरी एक्शंस वो भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और इसके अलावा भी जो भी सोर्सेज ऑफ लॉज हैं जो नॉन लेजिस्लेटिव हैं वो भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो जब ये लॉ की डेफिनेशन के अंदर आते हैं तो इनमें से किसी को भी डाउट होने पे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इसके अलावा बाद में इंटरप्रिटेशन निकालेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने वाला लॉ नहीं है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोई लॉ नहीं है। और इस बात का बहुत मिसयूज़ हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया। लास्ट में 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी कानून की श्रेणी में रख दिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो गया। तो ध्यान से सुनिए कि अगर अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, जो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो वो कानून वॉइड हो जाएगा। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो। और ये कब से हुआ? केशवानंदा भारती केस से 1973। ये था आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आर्टिकल 14 से 18 तक है राइट टू इक्वालिटी, जिसे धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियोज़ में हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।